हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्टडी सेंटर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बेसिकली प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सीटेट का 2019 का दिसंबर का सीडीपी का है, वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम 2019 का सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं। तो ये पार्ट 1 रहेगा हम लोगों का, जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में फिर हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होगी। मतलब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम लोग जो हमारा पूरा जीवन काल होता है उसमें कौन सा सबसे ऐसा समय होता है जिसमें बच्चा भाषा को सबसे ज़्यादा तेज़ी से और जल्दी सीखता है। सबसे सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है, जिसमें ऑप्शन देख लीजिए दिया है जन्म अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। क्या बच्चा जब जन्म लेता है उस समय सबसे अच्छा भाषा बोल लेता है कि जब वो अपने जीवन के प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है तब अच्छे से भाषा बोल लेता है, कि जब उसका मिडिल चाइल्डहुड रहता है तब वो अच्छे से लेता है, कि किशोरावस्था में जब वो एडोलसेंस में होता है तब। तो बेसिकली जन्म के समय तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से भाषा कैसे बोल पाएगा, उसका अभी जन्म हुआ है, थोड़ा ग्रोथ करेगा। और तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और नेक्स्ट दिया है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो हाँ जी हाँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था ही ऐसी अवस्था है पूरे जीवन काल में जिसमें बच्चा सबसे तेज़ी से भाषा का अर्जन करता है। यहाँ तक कि पियाजे भी बोलते हैं कि जो हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है उसमें बच्चा सबसे तेज़ी से भाषा का विकास करता है। मतलब ऐसा समझिए 2 साल से लेकर 6 साल के बीच में बच्चे के भाषा का विकास सबसे तेज़ी से होता है। ऐसा नहीं है कि और अवस्थाओं में नहीं होता, 2 साल के पहले भी थोड़ा थोड़ा बोलता है, लेकिन मध्य बाल्यावस्था में भी बोलता है और सीखता है। किशोरावस्था तक भी बच्चा सीखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो जब प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है 2 साल से लेकर के 6 साल के बीच में, तो वो बहुत अलग अलग जितने भी भाषाएं आप उसको चाहें उतने भाषाएं आप बच्चे को सिखा सकते हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, जिसमें से सॉरी थर्ड पे क्लिक हो गया, ये सेकेंड वाला। तो हमारा इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है। मतलब लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के बारे में बताया हुआ है, तो वही उसमें से ही पूछ रहा है कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया है हमें नैतिकता के बारे में, तो उसमें से कौन सा जो इतने फोर्स ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा जो है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित एक अवस्था है। पहला दिया है प्रसुप्ति अवस्था, सॉरी यहाँ व्यवस्था हो गया है, अवस्था होना चाहिए था। प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इसमें से सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास अवस्था ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये अधिगम के बारे में दिया हुआ है, तो ये हमारा होगा नहीं। और नेक्स्ट जो दिया हुआ है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो पियाजे ने दिया हुआ है, तो यहाँ तो हमसे लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पूछ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन होगा नहीं, ये भी रॉन्ग हो गया। और उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, ये हमारा बेसिकली एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है एक अवस्था है, और जिसमें से उन्होंने 8 स्टेजेस के बारे में बताया हुआ है, तो ये भी हमारा होगा नहीं, क्योंकि ये एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया हुआ है, और ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा कौन, हमारा आंसर होगा फर्स्ट वाला, जो कि दिया है प्रसुप्त अवस्था। प्रसुप्त अवस्था जिसमें से नैतिक विकास की उन्होंने 3 अवस्थाएं बताए हैं, जिसमें से हमें पहली हमारी अवस्था है, पहला हमारा जो उसमें से दिया हुआ है पूर्व परंपरागत, दूसरा दिया है परंपरागत स्तर, और तीसरा हमारा जो है वो उत्तर परंपरागत स्तर। जो पूर्व परंपरागत स्तर होता है वो हमारा
4 साल से लेकर के हमारा 10 साल के बीच में होता है। और फिर जो दूसरा हमारा नेक्स्ट होता है परंपरागत वाला हमारा होता है 10 से 13 साल तक के लिए बच्चे जो होते हैं उसमें आते हैं। और जो उत्तर परंपरागत होता है उसमें 13 साल से लेकर के ऊपर के बच्चे से हमसे मतलब नैतिक परंपरागत के अंतर आते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर फर्स्ट। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता। मतलब बोल रहा है, मतलब एक टीचर है जो क्लास में परिचर्चा मतलब कोई भी टॉपिक मतलब चर्चा कर रहा है जिसपे वह लड़कियों की तुलना में मतलब एक क्लास में जाहिर सी बात है लड़की लड़कियां दोनों होंगे, जिसमें से वो लड़कियों पे ध्यान न दे करके मतलब वो लड़कों की तरफ इशारा करके कोई भी चीज़ों को बता रहा है। तो मतलब ये किसका उदाहरण हो? टीचर क्या कर रहा है, क्या मतलब तो उसमें क्या वो जेंडर पक्षपात कर रहा है कि जेंडर पहचान कर रहा है, जेंडर संबद्धता कर रहा है कि जेंडर समरूपता कर रहा है? तो मतलब इसमें जेंडर पहचान तो वो कर नहीं रहा है, क्योंकि जेंडर पहचान करता तो मतलब वो बॉय एंड गर्ल्स को ऐसा बताता, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं। जेंडर संबद्धता मतलब वो कोई भी ऐसा संबंध तो बता नहीं रहा है किसी की बॉयज़ एंड गर्ल्स में। और जेंडर समरूपता ही अगर वो बताता तो दोनों को अलग अलग क्यों बताता कि ये लड़कों की तरफ इशारा करके क्यों बताता? तो ये भी हमारा होगा नहीं। तो हमारा पास बचता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें दिया हुआ है कि जेंडर पक्षपात। तो हाँ, इसमें वो जो टीचर है वो लड़कों की तरफ ध्यान दे रहा है न कि लड़कियों की तरफ, तो इसलिए वो जेंडर पक्षपात कर रहा है। मतलब आप स्कूल में टीचर हो, एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लड़की लड़कियों दोनों को समान रखो और उनसे समान क्वेश्चन पूछो, समान मतलब आप जेंडर बायस कर रहे हो। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। तो जेंडर पक्षपात, जो अध्यापक है वो जेंडर पक्षपात कर रहा है, क्योंकि वो लड़कों पर ज़्यादा, लड़कियों की तुलना पे लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, लड़कों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, लड़कियों को नहीं पूछ रहा है। जैसे इसका और एक भी उदाहरण हो सकता है कि अरे तुम लड़की हो, तुम लड़के हो, तुम लड़कियों के जैसे क्यों रो रहे हो, तुम लड़कियों के जैसे रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। तो ये भी एक जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। तो ऐसे हमें ये जेंडर पक्षपात नहीं करना चाहिए, इसके लिए इसमें इस क्वेश्चन में बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? मतलब वो पूछ रहा है कि जैसे जेंडर बायस हमारे जो भी हमारी रूढ़िवादिता चली आ रही है जेंडर को लेकर, मतलब ये लड़की है, ये लड़का, अरे ये औरत है तो ये ऑटो नहीं चला सकती, ये पुरुष है तो ये घर के काम नहीं कर सकते। तो इन सबको ऐसे कैसे दूर किया जाए? ऐसा क्या करना, क्या मतलब ऐसा टीचर करे कि जिससे कि बच्चों के मन में ये धारणाएं न बैठे कि हाँ हम लड़कियां हैं तो लड़कियों का ये काम है, लड़कों का काम ये है। नहीं, उनके मन में ऐसा समानता हो कि हम दोनों एक लेवल के, हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि जेंडर बायस होता है तो थोड़े दिन बाद लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता है कि अब तुम लड़की हो, अब पढ़ने नहीं जाएगी, वो लड़का है वो पढ़ेगा। तो मतलब एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे के मन में ये धारणा न बैठे कि हम जेंडर बायस हमारे साथ किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, फिर जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, फिर जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, फिर जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो मतलब ऐसा देखिए, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, अगर आप जेंडर पृथक मतलब अलग अलग करके बॉयज़ को अलग, गर्ल्स को अलग करके बैठा ही रहे हो तो आप तो जेंडर बायस ही कर रहे हो। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर थर्ड वाला देखिए, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, मतलब जेंडर पृथक वही, फिर लड़कियों का अलग समूह बनाना, लड़कों का अलग समूह बनाना। तो हम यहाँ भी तो जेंडर बायस ही, मतलब लड़कियाँ अलग गेम खेलेंगी और लड़के अलग गेम खेलेंगे, तो ये भी तो हमारा जेंडर बायस ही हुआ। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर दूसरा वाला देखिए दिया हुआ है
कि जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। जेंडर विशिष्ट भूमिका मतलब जो जेंडर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है उस पर हम ज़्यादा ध्यान दें। जो मतलब ऐसे मतलब बॉयज़ टीम अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान दें, गर्ल्स टीम नहीं कर पा रही तो हम उस पर ध्यान दें। तो ये भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एज ए टीचर हमें सबको एक साथ लेकर चलना है। तो ये भी रॉन्ग आंसर हो गया, ये भी हमारा नहीं होगा। फिर फर्स्ट दिया है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, मतलब कि जेंडर पक्षपात क्यों होता है, फिर हम मतलब जेंडर पक्षपात से कैसे बचें। एज हम उसके बारे में जब उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे तो चर्चा परिचर्चा के दौरान बच्चे को समझ में आएगा। तो इसके दौरान हमारा ये आंसर जाकर सही होगा। तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके हम मतलब जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। मतलब इसमें ऐसा बोल रहा है कि वो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं। जैसे हम लोग सीडीपी में पियाजे, वाइगोस्की एंड ब्रूनर और कोहलबर्ग, इनको सबसे मेन टॉपिक है हमारा जिनको हमको पढ़ना रहता है। तो उन्हीं टॉपिक में से एक पूछ रहा है कि वो कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बच्चे को सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए। देखिए यहाँ तक अगर हम इस क्वेश्चन के पढ़ें, चिंतन करने पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो देखते हैं जॉन वी वॉटसन, लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं, मनोवैज्ञानिक ने छात्रों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में, तो अगर ऐसा देखते तो हम पियाजे ने कहा है कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु होते हैं। तो अगर हम जल्दबाजी में अगर पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तो हमारा आंसर गलत होने के चांसेस रहते सकते हैं, क्योंकि हमें अगर इतना देखते हैं जल्दीबाजी में और आंसर लगाने में रहते हैं, क्योंकि पेपर में सबको जल्दी पड़ी रहती है, तो हमारा आंसर हम फटाक से थर्ड वाला टिक कर देंगे, जो कि हमारा गलत आंसर हो जाएगा। क्योंकि उसके आगे देखिए लिखा हुआ है कि रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। मतलब सामाजिक संस्कृति के बारे में कौन बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं लेव वाइगोस्की। उन्होंने कहा लेव वाइगोस्की कहते हैं कि एज कोई भी मैटर नहीं करता, कोई 10 साल का बच्चा हो चाहे कोई 80 साल का बूढ़ा इंसान हो, दोनों भी सीख सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसको वो चाहे 5 साल का ही है, उसको मोबाइल चलाने फर्राटे से आती है, और वहीं मतलब एक 60 साल का मतलब बूढ़ा इंसान हो तो उसको नहीं आएगा चलाने। तो वो तो एज में उससे बहुत छोटा है लेकिन वो चीज़ जानता है, वो तो उनकी उम्र इतनी हो गई लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं सीख पाया। तो वो कहते हैं कि वाइगोस्की की हमें एज मैटर नहीं करता, हम कोई भी चीज़ किसी भी एज में सीख सकते हैं। लेकिन वहीं पियाजे कहते हैं कि नहीं, अगर हमारे पास हम अपने स्टेजेस के साथ साथ ही जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे सीखता जाता है। तो उन्होंने स्टेज के बारे में बताया पियाजे ने, और वाइगोस्की ने कहा नहीं स्टेज कोई भी मैटर नहीं करता। तो सबका अपना अपना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा लेव वाइगोस्की। क्योंकि जेबी वाटसन जो है, जेबी वाटसन ने तो इसके अधिगम के बारे में बात किया है। उन्होंने और अधिगम के बारे में ही जेबी वाटसन ने बताया है। उन्होंने बताया कि मतलब उन्हें व्यवहार मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है जेबी वाटसन को। और उन्होंने बताया कि मुझे 1 दर्जन बच्चा दे दो और आप जो कहो मैं उनको डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी कहो, चोर, मैं उनको वो बना सकता हूँ। तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। तो हमारा आंसर बेसिकली लेव वाइगोस्की होंगे। जीन पियाजे के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, वो तो इसका आंसर होगा नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने तो नैतिकता के बारे में बताया है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा।
इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं। मतलब एक लड़की है, 5 साल की एक बच्ची है जिसका नाम है नजमा। तो वो कोई गेम खेल रही, कोई पहेली सॉल्व कर रही है। तो वो बोल रही, मतलब खुद से अपने आप से ही बात कर रही है, अकेली ही है, कोई दूसरा उसके साथ नहीं है। वो खुद से बात कर रही है, अरे नीला वाला टुकड़ा कहाँ है, ये वाला नहीं, गाढ़े नीले रंग का वाला, जिससे मेरा जूता पूरी तरह से बन जाए। मतलब वो अपने काम को कर रही है और खुद से ही बात कर रही है, मतलब खुद से अपने कार्य को डायरेक्शन, दिशा दे रही है। तो मतलब पूछ रहे हैं कि इस प्रकार के मतलब वाइगोत्स्की मतलब बात करते हैं व्यक्तिगत वार्ता के बारे में, इनर स्पीच के बारे में। तो मतलब बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्पीच की मतलब वाइगोत्स्की इसे क्या कहते हैं, क्या इसको व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, जोर से बोलना कहते हैं, पाण या ढांचा इसके फोल्डिंग कहते हैं, कि आत्म केंद्रित वार्ता, इनर स्पीच, ईगो सेंट्रल स्पीच कहते हैं। तो देखिए वो लड़की खुद से बात कर रही है और कोई उसके साथ है नहीं, तो और बोल बोल के बात कर रही है, तो आत्म केंद्रित तो होगा नहीं, क्योंकि वो मन के अंदर तो बोल नहीं रही, वो ज़ोर ज़ोर से बोल रही है, जो कि उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। इसके फोल्डिंग की कोई उसका मदद तो कर नहीं रहा है, तो यहाँ इसके फोल्डिंग से तो कोई मतलब बनता नहीं, तो ये भी इसका आंसर होगा नहीं। ज़ोर से बोलना, हाँ वो ज़ोर से बोल रही है, लेकिन जो उसका मतलब ज़ोर से बोलना ऐसा बस बोलना नहीं, वो व्यक्तिगत बात है, मतलब वो खुद से बातचीत कर रही है, अपने आप से बात कर रही है, अपने मतलब कार्यों को दिशा दे रही है, ऐसा दिशा निर्देश कर रही है। तो हमारा आंसर जो होगा इस 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा व्यक्तिगत वार्ता। तो ये 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों को संकेत देना या आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। मतलब ये बोल रहा है प्रबलम, अनुबंधन, मॉडलिंग एंड पाठ ढांचा या स्कैफोल्डिंग। तो देखिए बच्चों को संकेत देना या आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, मतलब ये भी वाइगोत्स्की से ही क्वेश्चन पूछा गया। देख सकते हैं आप लोग एक ही मतलब ईयर में वाइगोत्स्की से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वाइगोत्स्की और पियाजे, कोहलबर्ग एंड क्या बोलते हैं, हाँ कोहलर, इनको कोहलबर्ग, इनसे हम इन टॉपिक को हमको स्कीप और इग्नोर नहीं करना है, इनको अच्छे से पढ़ना है। वाइगोत्स्की और पियाजे को तो आप एकदम अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने ही रहते हैं। और आप देख सकते हैं एक ईयर में ही हम लोगों ने वाइगोत्स्की के कितने क्वेश्चंस देखे। तो नेक्स्ट देखिए ये भी वाइगोत्स्की से ही है कि मतलब बच्चे के संकेत देना है, आवश्यकता पड़ने में सहयोग प्रदान करना। मान लो कोई बच्चा है, फॉर एग्जांपल वो साइकिल चलाना सीख रहा है। जब स्टार्टिंग में वो साइकिल चलाना सीखता है तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। मान लो एक पेरेंट्स हैं, हमारा बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, तो स्टार्टिंग में हम उसको पीछे से सहारा देते हैं साइकिल पकड़ के, कि जिससे हमारा बच्चा अच्छे से साइकिल को चलाना सीख जाए। लेकिन जैसे जैसे वो 2-4 दिन साइकिल को चलाता है, तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, पीछे से उसका सहारा मतलब जो देते रहते हैं उसको छोड़ देते हैं, वो खुद ब खुद साइकिल चलाना सीख जाता है। तो वैसे जो टीचिंग लाइन में भी मतलब अगर बच्चा कोई भी टॉपिक समझ रहा है, फिर बीच बीच में जैसे जैसे अटकता है, तो हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा ऐसा सहारा देते हैं कि हाँ ऐसा 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 आप सीख सकते हो। लेकिन जैसे ही बच्चा उस टॉपिक को सीख जाता है, या कोई मैथ का मतलब क्वेश्चन ही हो या कुछ भी हो, तो हम लोग उसका सहारा मतलब उस सहारे को हटा लेते हैं और बच्चा खुद ब खुद उस कार्य को कर सकता है। तो वही पूछ रहा है कि ये किसका उदाहरण है। तो ये हमारा उदाहरण जो है प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम मतलब रीइंफोर्समेंट, मतलब किसी को पुनर्बलन देना। फिर अनुबंधन, ये तो अधिगम का पाठ होगा। मॉडलिंग, बंडूरा बात करते हैं, तो यहाँ तो मॉडलिंग से भी कोई लेना देना है नहीं, और ये अनुबंधन से भी नहीं है। फिर प्रॉब्लम, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया है, पार्ट या ढांचा, मतलब वही मॉडल स्कैफोल्डिंग। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा स्कैफोल्डिंग। इंग्लिश में उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, हिंदी में एक्चुअली पार्ट या ढांचा दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संख्यात्मक अवस्था को विशेषित करता है। बेसिकली ये जीन पियाजे से क्वेश्चन है। तो जीन पियाजे देख सकते हैं, अभी हमने वाइगोत्स्की को पढ़ा। अब जीन पियाजे से मतलब जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस के बारे में बताया हुआ है। तो वही पूछ रहा है कि उन 4 स्टेजों में से कौन सा ऐसा है जो मतलब कि दिया हुआ है, इसमें से पियाजे का वो एकदम परफेक्ट है।
तो जो बेसिकली 4 उनका अवस्थाएं हैं, जैसे संवेदी पेशी अवस्था, फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था में बच्चा छोटा होता है जब, तब वो 0 से 2 साल तक होता है। फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था 3 से 6 वर्ष तक होता है। फिर वही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर लेकर, मतलब जितना बड़ा होता जाता है डोलसन तक वो रहता है। तो ये देखिए परिकल्पना, उसको निगमनात्मक तर्क, ये सब तो हमारा बच्चे को 11 वर्ष के ऊपर ही आता है। तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो गई, तो ये हमारा तो होगा नहीं, ये चौथा वाला अवस्था हो गया। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा मूर्त संक्रियात्मक, मतलब वो तीसरी अवस्था कौन सी है इसमें। तो ये पहली वाली तो हमारा नहीं होगा। फिर संरक्षण, कक्षा समावेशन। हाँ, संरक्षण जो होता है मतलब किसी चीज़ को लेकर, जैसे ये छोटा ग्लास है, ये बड़ा ग्लास है, इसमें मतलब कोई चौड़ा ग्लास हो गया, कोई पतला ग्लास हो गया। तो जब भी कैसे बच्चा छोटा रहता है तो सोचता है कि लंबे वाले ग्लास में ज़्यादा पानी होगा, ये चौड़े ग्लास वाले में क्योंकि उसमें थोड़ा पानी दिखता है तो थोड़ा होगा। तो जब वह बच्चा प्राक संक्रियात्मक अवस्था में रहता है तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पाता, उसको लगता है लंबे ग्लास में ज़्यादा पानी है, छोटे ग्लास में थोड़ा पानी है। जैसे मैं यहाँ आपको बताऊं तो ये देखिए, ये हमारा चौड़ा ग्लास हो गया, और 1 मिनट मैं बना लूँ, उफ नहीं बन पा रहा है, 1 मिनट। हाँ, और ये देखिए जैसे ये हमारी पतली ग्लास हो गई। तो जो छोटा बच्चा रहेगा तो वो सोचेगा कि ये लंबी ग्लास है, ये पतली ग्लास है, तो इसमें ज़्यादा पानी आएगा, और ये चौड़ी ग्लास है तो इसमें कम आएगा। तो बेसिकली जबकि दोनों में हम जानते हैं कि बराबर ही पानी आएगा। तो वो ये संरक्षण और कक्षा समावेशन, ये मतलब जो बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है तब उसको नहीं पता होता है, लेकिन जैसे ही वो संक्रियात्मक अवस्था में जाता है, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो उसको समझ में आने लगता है कि अरे नहीं, ये गलत बता रहे हैं, दोनों ही ग्लास में बराबर पानी है। वो चौड़ा है इसके लिए उसमें कम है, वो पतला है इसलिए उसमें थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, वो ग्लास भरी हुई दिख रही है। तो बेसिकली तो ये हमारा जो है, ये देख सकते हैं संरक्षण, कक्षा समावेशन। तो हमारे क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा कि अस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, तो ये तो हमारी पहली अवस्था है। फिर प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रमणीयता, तो ये तो हमारा दूसरा स्टेज हो गया। वही पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि इसमें वही विचारों की अनुक्रमणीयता कि बच्चा जाने का रास्ता तो उसको समझ में आता है कि हमें इतनी दूर ही हम गए हैं, लेकिन वो रिटर्न जब इसी रास्ते से आता है तो उसको नहीं समझ में आता कि हम लोग उतने ही दूर से आए हैं। तो ये बच्चे में उतना ज्ञान नहीं हो पा रहा रहता है तब तक। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और जिन्होंने टॉपिक को पढ़ा होगा उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जिन्होंने टॉपिक को नहीं पढ़ा होगा उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा उस टॉपिक से आप लोगों को बता के चलूँ। लेकिन अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मतलब टॉपिक को डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा एग्ज़ाम अभी पास में है तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं ट्राई करूँगी आप लोगों को अच्छे से बताने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के द्वारा। फिर जब हम बाद में टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो एकदम अच्छे से डिटेल्स में हम इन सब के बारे में टॉपिक्स के इसमें पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। मतलब ये पूछ रहा है कि जितने भी मतलब पियाजे ने जो भी दिया है इसमें से कौन सा है जो पियाजे से रिलेटेड है। तो अवलोकन, अधिगम, ये तो पियाजे से है नहीं, क्योंकि अनुबंधन, प्रबलम, ये सब अधिगम से रिलेटेड है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। और ये हमारा ये भी नहीं होगा क्योंकि प्रॉब्लम, रीइंफोर्समेंट, ये सब अधिगम है। अनुबंधन पावलोव से जुड़ा हुआ है, प्रॉब्लम स्किनर से जुड़ा हुआ है, अवलोकन अधिगम भी इन सब से ही जुड़ा हुआ है। फिर स्कीमा मतलब स्कीमा क्या होता है। स्कीमा एक तरह से ऐसा समझिए हमारे माइंड का एक
सेट होता है जैसे सब चीज़ों का, जैसे एक हम खाना बनाने का हमारे दिमाग में एक सेट होता है, फिर पढ़ने का एक हमारे दिमाग में अलग स्कीमा होता है कि हाँ हमें ऐसे से पढ़ाई, जैसे हम पढ़ाई करने जाते हैं तो वो हम लोग उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। खेलने जाते हैं तो हमारा दिमाग फिर खेलने के अकॉर्डिंग सब मतलब सारी एक्टिविटी वो खुद ब खुद कर लेता है। तो ऐसे हमारे दिमाग में बहुत सारी स्कीमास बने हुए हैं जिसमें हम लोग मतलब अलग अलग काम के अलग अलग अपने मतलब सेट ऑफ रखे हैं। ऐसा समझिए कोई सब चीज़ का अलग अलग एक सेट होता है, स्कीमा वही होता है कोई भी कार्य का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। मतलब बेसिकली विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणा के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांक के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होना चाहिए, एक्चुअली उत्तीर्ण दोनों जगह हो गया है, अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो बेसिकली पूछ रहा है कि अगर हमने बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाया है या कुछ भी मतलब उनको सिखाया है तो फिर हम उसका आकलन करना चाहते हैं, असेसमेंट करना चाहते हैं, तो हमारा मतलब फर्स्ट उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। तो क्या विद्यार्थियों को श्रेणी में निश्चित कर देना चाहिए कि हाँ हमने आकलन किया, बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, बच्चा सेकंड पोजीशन पे आ गया, बच्चा थर्ड पोजीशन पे आ गया, क्या उसकी श्रेणी हमने निश्चित कर दी, ये हमें करना चाहिए, ये हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए। या फिर नेक्स्ट या दूसरा दिया हुआ है कि जो बच्चों के संबंधित अवधारणा, मतलब बच्चे जो कुछ भी बच्चे का हमने आकलन किया, बच्चे ने क्या सीखा, संबंधित अवधारणा के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, कि बच्चे ने किसी भी टॉपिक के बारे में क्या सीखा, उसने क्या मतलब उसके क्या कंसेप्ट बने हुए हैं और वो कैसे उस टॉपिक को कितने चीज़ों को उसको स्पष्ट रूप से वो समझ पाया और कितने चीज़ों के बारे में उसके मन में भी कन्फ्यूजन है या डाउट्स हैं या भ्रांतियाँ हैं। तो इन सबको जानना या समझना ये हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों के प्राप्तांक के आधार पर, कि मतलब विद्यार्थी ने कितना नंबर्स पाया हुआ है, कौन सी उसका रैंक है, मतलब चौथी रैंक, पाँचवीं रैंक, 10वीं रैंक, उसके आधार पे उसका नामांकित कर देना कि हाँ इस बच्चे का ये रैंक आया हुआ है, ये मतलब इस लेवल का बच्चा है। या रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित कर देना, कि बच्चे को ये बता देना कि हाँ नहीं बच्चा पास हो गया है या तो फेल हो गया है, उसके रिपोर्ट कार्ड में लिख देना, ये हमारा उद्देश्य हो गया। ये तो होगा नहीं क्योंकि हम सिर्फ उसको पास और फेल करने के लिए बच्चे को स्कूल में नहीं आते, उनको हमको मतलब अच्छे से सिखाना कि क्या कमियां रह गई, क्या उन्होंने सीखा। हमारा आकलन का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे को हम क्या मतलब जो उसने सीखा उसमें से क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, तो क्यों नहीं सीखा, हमको कैसे उसको अच्छे से सिखा पाए। तो ये भी उसको नामांकित करना, ये भी तो हमारा होगा नहीं। फिर हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चे की स्पष्टता, मतलब जो भी उसने कंसेप्ट सीखा उसमें क्या उसने सही तरीके से सीखा, और तथा भ्रांतियाँ कि क्या उसने नहीं सीखा, क्या उसकी कन्फ्यूजन है, इसको समझना आकलन का हमारा फर्स्ट उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। मतलब ये बुद्धि इंटेलिजेंट टॉपिक से क्वेश्चन है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। तो क्या ऐसा होता है कि बुद्धि जो हमारी है वो जन्म के समय जैसे है हम पैदा हुए वैसे ही हमारी बुद्धि निर्धारित हो गई कि हाँ हमें इतनी बुद्धि मिली है, इतनी बुद्धि लेकर ही हमको मतलब दुनिया में जाना है। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि जैसा बच्चे को वातावरण मिलता है, अगर बहुत अच्छी उसकी बुद्धि है तो उसको अच्छे वातावरण नहीं मिले, मतलब उसको दुनिया में आकर जीने, जब से वो पैदा हुआ तो उसकी बुद्धि धरी की धरी रह जाएगी, वो नहीं सीख पाएगा। मतलब अगर उसको अच्छे से वातावरण मिला, जैसे उसकी बुद्धि थी वैसे उसको पढ़ने लिखने के लिए सब चीज़ें मिला, तो वो बच्चा मतलब आगे जाएगा। लेकिन अगर उसको प्रॉपर वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला, वो मतलब ऐसे जगह उसका पालन पोषण हुआ जहाँ उसको पढ़ने लिखने के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं मिली, वो स्कूल कभी नहीं गया, तो उसकी बुद्धि तो नहीं बढ़ेगी ना। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा बुद्धि जो जन्म के समय ही निर्धारित होगी, कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसकी बुद्धि फिक्स हो गई, हाँ ये इतना इंटेलिजेंट बच्चा ही होगा। ये दोनों का होता है, मतलब हमारे आनुवंशिकता और वातावरण दोनों को मिलाकर, क्योंकि आनुवंशिकता में से भी चलो बुद्धि हमें मिलती है, लेकिन जो वातावरण में भी हमें उसको ग्रोथ करने के लिए वातावरण का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये इसका ये आंसर तो नहीं होगा।
फिर सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला दिया हुआ है कि बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है, कि जो हमारी बुद्धि है उसको हम मानकीकृत परीक्षण, जो हमारे परीक्षण किट बने हुए हैं उससे हम अच्छे से माप सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बुद्धि को पूरी तरीके से आप नहीं माप सकते, तो ये भी हमारा आंसर राइट नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि ऐसा नहीं है कि आप उसको मतलब हाँ इतना इसके पास बुद्धि एग्जैक्ट आप कभी भी पता नहीं लगा सकते कि उसके पास इतनी बुद्धि है। फिर बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांगी विशेषक है। ऐसा भी नहीं है कि बुद्धि का विषय एक पहलू होता है, ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन। फोर्थ देखते हैं, बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। यस, बुद्धि बहुआयामी है, मतलब बुद्धि में बहुत सारे मतलब फैक्टर्स हैं, बहुत सब चीज़ें करते हैं, मतलब ऐसा इतना आसान नहीं उसको समझ पाओ। जटिल योग्यता है मतलब बहुत सारी एबिलिटीज होती हैं हमारी, जो हमारी बुद्धि में होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधान के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, उन्हीं के गुणों का प्रदर्शन कर रही है। मतलब एक रूही एक बच्ची है जो मतलब कोई भी उसके साथ प्रॉब्लम होती है, तो मतलब कोई भी अगर उसके पास प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम मीन्स मतलब कोई भी, वो मान लो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही है वो उस क्वेश्चन को एक से अधिक उसके आंसर होते हैं। वो मतलब उस क्वेश्चन को 3 4 5 6 तरीके से सॉल्व कर सकती है, और वो सॉल्व सब उसके एकदम यूनिक होते हैं, मतलब अलग होते हैं, जो सबको समझ में आते हैं, मतलब सबसे अलग होते हैं। जो भी आंसर सॉल्व करती है वो सबसे अलग होते हैं। तो वो कौन से गुणों को प्रदर्शित कर रही है ऐसा पूछ रहा है। सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, अनम्य विचारक और आत्म केंद्रित विचारक। तो बच्चे मतलब वो बच्ची कैसी है, उसका मतलब वो क्या कर रही है, कौन से उसके गुण हैं जो सृजनात्मक विचारक। यस, सृजनात्मक विचारक ही हैं, क्योंकि वो मतलब सृजनात्मक बालक कैसा हो सकता है, वो उसको हर चीज़ें नई नई करने का तरीका, मतलब उसको लगता है कि हाँ ये इसको और कैसे तरीके से हम कर सकते हैं, इसको और मतलब नई चीज़ें मतलब हमेशा क्रिएट करने के लिए उसको जिज्ञासा रहती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब सारी चिंतन मतलब कि किसी एक सवाल का हमें एक ही जवाब हो हमारे पास, मतलब हमें एक से ज़्यादा तरीके नहीं पता हो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिससे कहीं जाने के लिए हमें एक ही रास्ता पता हो। और सृजनात्मक विचार कैसा हो गया, डाइवर्ट, मतलब हमें एक से ज़्यादा रास्ते पता है। चलो हमें सपोज हमें मंदिर जाने हैं, तो मंदिर के लिए हमें जैसे अब सारी सृजनात्मक चिंतन क्या हो गया, हमें 4 6 रास्ते पते हैं, हम इधर से भी जा सकते, इधर से भी जा सकते, इधर से भी जा सकते। लेकिन अभिसारिक विचारक क्या हो, कन्वर्ट थिंकिंग, मतलब हमें सिर्फ एक ही रास्ता पता है जिससे हम लोग वहाँ जा सकते हैं। तो वो एक से अधिक समाधान सोचती है, और सब समाधान सबसे अमौलिक होते हैं, मतलब सबसे अलग होते हैं। तो ये वाला तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। फिर अनम्य विचार मतलब रूड, मतलब रीडिस, मतलब एकदम घिसा पिटा बस एक ही आंसर, तो ये भी तो हमारा होगा नहीं, ये भी आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और आत्म केंद्रित विचारक मतलब मन के अंदर सोचना, तो ये भी कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है यहाँ इसका, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सृजनात्मक विचारक, ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मतलब हम जब भी सीखने सिखाने का कार्य कर रहे हैं विद्यालय में, तो जो वंचित समूह से, मतलब जो पिछड़े वर्ग से या जो स्कूल नहीं आ पाते बच्चे किसी भी कारण से, वो स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, उनका सहभागिता कम हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या एज ए शिक्षक, हम एज ए टीचर हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, मतलब बच्चे जो हमारे साथ हैं वो मतलब पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो उसमें जो वंचित समूह से विद्यार्थी हैं, मतलब जो ऐसा समझो पिछड़े पढ़ाई लिखाई में पीछे हैं या मंद बुद्धि वाले हैं, तो वो लोग कैसे पार्टिसिपेशन, मतलब जो भी कार्य करवाया जा रहा है उसमें वो लोग साथ नहीं दे रहे हैं, उसमें मतलब भाग नहीं ले रहे हैं, उनको मज़ा नहीं आ रहा है। तो हम टीचर हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या हम
बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए? क्या हम ऐसे में कि नहीं तुम लोग ऐसा उसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हो, अच्छे से तुम लोग भाग नहीं ले रहे हो, अच्छे से तुम लोग साथ नहीं दे रहे हो, तो तुम लोग को विद्यालय छोड़ देना चाहिए? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? या स्थिति को जैसी है वैसी स्वीकार कर लेनी चाहिए? तो या तो हमें ऐसा कि चलो जाने दो, जैसे भी है जो भी कर रहे हैं, चलो जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसा करना चाहिए? या इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम कर देना, अरे ये लोग नहीं कर पाएंगे, छोड़ो इनसे, तो आशा लगाना ही बेकार है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? जी नहीं, हम इसमें से ये भी नहीं कर सकते, और हम इसमें से ये भी नहीं कर सकते, और हम लोग इसमें से ये भी नहीं कर सकते। ये तीनों भी कार्य हम एज ए टीचर नहीं कर सकते, क्योंकि ये गलत है। बच्चे को बच्चा पार्टिसिपेशन क्यों नहीं ले रहा है, हम ये जानने की कोशिश करें। अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। हाँ जी हाँ, कि हम मतलब हमें क्या हमारे मतलब पढ़ाने में या गेम खिलाने में कौन सी ऐसी कमी है जिससे बच्चा हम मतलब नहीं जुड़ना चाह रहा, नहीं खेलना चाह रहे, हमें उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। हाँ, मुझे ऐसे नहीं है, दूसरे तरीके से करना चाहिए, हो सकता है तब बच्चे को मजा आए, फिर बच्चे इसमें इन्वॉल्व हों। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को मतलब एक समावेशी कक्षा है जिसमें मतलब समावेशी कक्षा बोले तो जिसमें मतलब सामान्य बच्चे भी हैं और विशिष्ट बच्चे भी हैं। विशिष्ट बच्चे मतलब कोई पिछड़े वर्ग से हो, कि कोई मतलब शारीरिक रूप से विकलांग हो, कोई मतलब मंद बच्चा हो, कोई कम बुद्धि वाला हो, कोई प्रतिभाशाली बालक हो, तो मतलब ऐसे सब मिक्सअप हो, मतलब सभी प्रकार के बच्चों का। तो ऐसे स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब शैक्षिक योग्यता मतलब जो उनकी शैक्षिक योग्यताओं हों उनको मतलब पढ़ाने के लिए कोई भी हमें कार्य को क्या करना चाहिए? जो शिक्षक तैयार नहीं करना चाहिए, मतलब हम जब पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में तो हमें अपना जो बच्चों को कैसे पढ़ाना है, इस तरह से हम उसको कोई भी पार्ट को तैयार करके जाना है कि नहीं, हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है कि नहीं जाना है। तो जी तैयार करके नहीं जाना है ये तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें तैयार करके ही जाना है। अगर हम क्लास में बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, हमें कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, इसको हमें पहले से प्रिपेयर करके जाना है। ऐसा नहीं है कि अरे चलो घर से गए बस किताब उठाए पढ़ाना शुरू कर दी, नहीं, हमें अगर ये टॉपिक कल बच्चे को पढ़ाना है तो हमको घर पे उसको तैयार करना है, फिर स्कूल में जाना है, उसके बाद उस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। पहले हम उसको अच्छे से टॉपिक को तैयार करेंगे। कभी कभी तैयार करने चाहिए, कभी कभी क्यों भाई, हमेशा करनी चाहिए, कभी कभी क्यों करेंगे, बाकी दिन क्या करेंगे, ये भी हमारा आंसर रंग हो गया, तो ये भी नहीं कर सकते। फिर सक्रिय रूप से तैयार करना है, यस सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, मतलब रोज़ तैयार करना चाहिए और अच्छे से पूरे मन लगा के तैयार करना चाहिए। और देखिए तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, मतलब वही फिर से डिमोटिवेट मतलब नहीं तैयार करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पठन वैफल्य बच्चों की प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैफल्य है तो मतलब डिसलेक्सिया क्या मतलब जब बच्चे को डिसलेक्सिया हो जाता है उसका प्रथम लक्षण है क्या है, क्या किसमें उसको प्रॉब्लम समझ में आती है जब बच्चे को डिसलेक्सिया हो जाता है? तो डिसलेक्सिया न्यू अवधान विकार, मतलब उसको एक जगह ध्यान लगाने में उसको परेशानी होती है, या अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहित, मतलब जब बच्चे को अनेक प्रकार से सोचने में और पढ़ने में धारा प्रवाह मतलब पढ़ने में दिक्कत होती है। जी नहीं, इससे तो उसका मतलब डिसलेक्सिया उसको पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, हाँ उसमें धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता की कमी होगी, वो मतलब अटक अटक के पढ़ेगा कोई भी चीज़ को, मतलब उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, मतलब वो सही से फ्लो में एक लाइन में ऐसे धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता उसमें नहीं होगा, उसको पढ़ना रहे तो धारा मतलब अटक अटक के चीज़ों को पढ़ेगा। तो ये पठन वैफल्य के मतलब पहला लक्षण होता है जो उसको समझ में आता है, वो अटक अटक के पढ़ेगा। एक ही गतिविषय कार्य को बार बार दोहराना, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं, वो बार बार दोहराने का नहीं, उसको पढ़ने में ही प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली आज वीडियो में इतना 15 क्वेश्चन ही हमने रखा है, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा क्वेश्चन रख लो और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता, इसके लिए मैंने 15 क्वेश्चन ही रखा है। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसे मैं आप लोगों को इसका पार्ट 2 भी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी।
और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए और सीटेट की तैयारी को मजबूत कीजिए। थैंक यू।